यूबी 16 कुछ होता नहीं। उसके बाद नंबर आता है 17 का। 17 इज डायफ्राम। 18, अब 18 क्या होता है? 18 साल से बंदा एडल्ट माना जाता है, इंडिपेंडेंट माना जाता है, तो उसका जिगर जो है मजबूत हो गया 18 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में आदमी का जिगर जो है मजबूत हो जाता है, इसलिए यूबी 18। 18 इज रिलेटेड टू जिगर। जिगर कहते हैं लिवर को। तो बैक शू पॉइंट ऑफ लिवर कभी नहीं भूलोगे, यूबी 18। 18 के अंदर एक खासियत और है, सारे के सारे जो बैक शू पॉइंट हैं वो उसी वर्टिब्रा पे हैं जो वो है। जैसे यूबी 13 ऑन द लोअर बॉर्डर ऑफ द थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, यूबी 14 ऑन द फोर्थ, यूबी 15 ऑन द फिफ्थ, यूबी 17 ऑन द सेवंथ। बट यूबी 18 से बदल जाएगी कहानी। यूबी 18 ऑन द नाइन्थ वर्टिब्रा। यू शुड बी वेरी क्लियर। ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। हल्की सी क्लियर है धीरज को, वंदना को, मतलब क्लियर होगी ये बात। 13 से लेके 17 तक कोई दिक्कत नहीं है। यूबी 13 1.5 चून लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा। 17 तक ऐसे चलेगा। 18 से क्या होगा? 8th थोरेसिक वर्टिब्रा नहीं होगा, 9th थोरेसिक वर्टिब्रा। ये क्लियर हो गई? धीरज ये बात क्लियर हुई? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैं अगली बार ना एक एक बैक शू पॉइंट पूछूंगा, आपके टिप्स पे होने चाहिए, याद ऐसे उंगलियों के ऊपर होने चाहिए। 14th बैक शू पॉइंट वैसे डेफिनेशन मतलब बैक शू पॉइंट में सर होता क्या रही है, जैसे पहले बताया था आपने एक बार? नहीं, दोबारा क्वेश्चन पूछो, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। बैक शू पॉइंट मीन सर जैसे यूबी 15 का आपने बताया बैक शू पॉइंट डायफ्राम है, तो बैक शू पॉइंट का मतलब जैसे सर क्लियरली समझ नहीं आया, वैसे मैंने थ्योरी तो पढ़ी थी। बैक शू पॉइंट और फ्रंट म्यू पॉइंट दो तरह के पॉइंट होते हैं। बैक शू पॉइंट वो पॉइंट हैं जो स्पाइन के पीछे चलते हैं। हर ऑर्गन का एक कंट्रोलिंग पॉइंट है, ये उसका कंट्रोलिंग पॉइंट है। उस ऑर्गन से रिलेटेड डायग्नोसिस और मतलब ट्रीटमेंट स्पाइन पे होगा। जैसे कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम ठीक करनी है, तो हार्ट का बैक शू पॉइंट क्या है? यूबी 15। नए बच्चे बताएंगे। नए बच्चे हैं हिम्मत और धीरज। अभी किरण तो पता नहीं, उसका शायद कनेक्शन की प्रॉब्लम है। तो हार्ट का बैक शू पॉइंट क्या है धीरज जी? यूबी 15 सर। तो यूबी 15 के लोकेशन बताइए। ये सर 1.5 चून स्पाइनस कॉर्ड लेटरल टू द 1.5 चून लेटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अब फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा को यहाँ नाप लीजिए पीछे एक एक करके, मैं नापना सिखा दूंगा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा को नापेंगे तो जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर ट्रीटमेंट लगाएंगे वो हार्ट को कंट्रोल करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो ये कायरो प्रैक्टिशनर्स होते हैं स्पाइन को ठीक करके ही सारे ऑर्गन ठीक कर लेते हैं। अगर आपने स्पाइन की ठीक से मसाज कर दी, किरण बाई चांस आज नहीं है, अगर आपने स्पाइन पर ढंग से मसाज कर दी तो 100% बीमारियों को सिर्फ स्पाइन से ठीक किया जा सकता है। इसीलिए एक वो सेराजेम चल रही है, वो स्पाइन के ऊपर ही वो मशीन वो लगा देते हैं सिकाई का, तो काफी लोग उसी से ठीक हो जाते हैं। फिर 1-1.5 लाख की मशीन बिक जाती है, जो ठीक हो गया वो ले जाता है। तो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारी मशीनें बना दी कि भैया ये मशीन लगा लो, वो मशीन लगा लो, स्पाइन के ऊपर ही तो लगानी है। और यही जब स्पाइन के ऊपर आप ट्रीटमेंट लगा देंगे तो जबरदस्त रिजल्ट आ जाएंगे। तो यूबी 15 इज द बैक शू पॉइंट ऑफ द हार्ट। हिम्मत जी समझ में आया? बैक शू का मतलब ये है कि वो जो ऑर्गन है इंटरनल ऑर्गन को वो कंट्रोल करता है, वो पॉइंट उस इंटरनल ऑर्गन को वो पॉइंट कंट्रोल। जैसे हार्ट की कोई भी बीमारी होगी तो अब यूबी 15 का क्या इंडिकेशन, अगर पूछते हैं हार्ट भाई यूबी 15 किस किस बीमारी को ठीक करता है, तो यूबी 15 क्या होगा? हार्ट की प्रॉब्लम, घबराहट, बेचैनी, कोई भी बीमारी है उसको कमर के ऊपर यूबी 15 लगाया जाएगा।
And for tongue problem also. लंग प्रॉब्लम, हाँ टंग Tongue, प्रॉब्लम, हाँ tongue. ये किसने बताया टंग प्रॉब्लम? Sir, मैंने बताया. अच्छा शिवानी, हाँ बिल्कुल सही है, बिकॉज हार्ट इज Is कनेक्टेड विद द related टंग। with tongue. Sense तो ये organ. बिल्कुल, ये पुराने बच्चों से बहुत कुछ सीखने को। शिवानी आपको एक क्लास करनी है, आपके एग्जाम वगैरह हो गए? No, sir. My classes are going on. MSc Mathematics classes. यू आर डूइंग एमएससी? Yes, sir. तो अभी छुट्टियां जब पड़ेंगी तो आपकी एक क्लास एक्यूपंक्चर की कराएंगी। शिवानी इज अवर न्यू प्रोफेसर ऑफ एक्यूपंक्चर। शिवानी की क्लासेस भी होंगी। अभी ये बिजी है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। पिताजी कहाँ हैं, आए नहीं अभी? Sir, coming. कमिंग, ओके। सो यूबी 15 बैक शू पॉइंट इज क्लियर, मीनिंग ऑफ बैक शू पॉइंट इज क्लियर। हिम्मत जी, धीरज जी, किरण, नए बच्चों की मुझे ज्यादा चिंता रहती है। किरण, बैक शू पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया आपको? चलो, अगर शायद ड्राइव कर रही होगी, मैं नहीं वो करता। अच्छा, अब 17 किसका बैक शू पॉइंट है? 17 किसका बैक शू पॉइंट है? डायफ्राम, बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले बात की है। अब बोलते हैं ना स्वीट 16, स्वीट 16 में कुछ नहीं है, कोई भी मेरिट। अब ये पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, खासकर धीरज को सीखना चाहिए। UB16 पे, UB16 इज ए बैक शू पॉइंट ऑफ, सवाल आ सकता है, UB16 इज ए बैक शू पॉइंट ऑफ डायाफ्राम, लिवर, हार्ट, नन। तो UB16 जो स्वीट 16 है उस पर किसी का बैक शू पॉइंट नहीं होता, ये याद रखना चाहिए। क्लियर हुआ? मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जिसकी समझ में नहीं आए वो 2 बार 3 बार 4 बार सवाल को पूछ ले, कोई परेशानी नहीं। हिम्मत, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबकी समझ में आ गया। तो स्वीट 16 जो है, स्वीट 16 बोलते हैं कभी कभी, तो स्वीट 16 पे कोई बैक शू पॉइंट नहीं है। और 18 कहते हैं जिगर मजबूत हो गया, बच्चा जवान हो गया, तो इसलिए जिगर माने लिवर, तो याद रहेगा। 18 साल में कहते जवान हो गया। तो हिम्मत सिंह जी, आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया? 6 साल का है सर। हाँ, तो अभी जवान हो जाएगा। और 6 नंबर बैक शू पॉइंट है हार्ट का, 15 तो दिल बच्चे का जो है ज्यादा पवित्र होता है। तो याद रहना चाहिए, ना केवल एग्जाम बल्कि क्लिनिक में भी जब आप प्रैक्टिस करें तो दिमाग में चक्कर खा जाए, अरे यार लिवर लगाना था, याद नहीं आ रहा। तो UB18 के साथ एक और खासियत क्या जुड़ी हुई है कि ये 8th थोरेसिक वर्टिब्रा पर नहीं है। ये कितने थोरेसिक वर्टिब्रा पे है UB18? कौन बताएगा? पुराने, नए बच्चों को बताना है पहले, जब नए बच्चे नहीं बताएंगे तब पुराने बच्चे। शिवानी तो मॉनिटर है क्लास की, सबको पता है। हाँ जी, UB18 कितने थोरेसिक वर्टिब्रा पे है? सर ये आपने बताया 1.52 लेटरल टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस 9 पे है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये 18 से स्टोरी बदलती है, 17 तक तो 7, 16, 6, 15, 5th, 14, 4th, 13, 3rd, ये सब बिल्कुल सही चलेगा। 18 से वो 9th पे आ जाएगा। तो जो UB18 है वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली है। तो UB18 8th वर्टिब्रा खाली है, 18 जो है 9th वर्टिब्रा पे आ जाएगा। UB16 6th पर है लेकिन वो किसी का बैक शू पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये मेरे को लगता है सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है किरण और धीरज के उसमें। तो UB18 किस किस बीमारी में काम आ सकता है, कौन कौन बताएगा?
पहले नए बच्चों में धीरज जी बताएंगे UB18 किन किन बीमारियों में काम आ सकता है। लीवर डिसऑर्डर सर, लीवर डिसऑर्डर, और इसके अलावा लीवर डिसऑर्डर के अलावा और किस में काम आ सकता है? आईज प्रॉब्लम में काम आएगा। आईज प्रॉब्लम में क्यों काम आएगा? बिकॉज लिवर इज कनेक्टेड विद आईज। स्पाइन में भी शायद हो सकता है सर। हाँ, लोकल प्रॉब्लम में तो आएगा ही आएगा। अगर लोकल प्रॉब्लम है वहां तो आएगा, लेकिन अगर किसी की आईज का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो UB18 लगा दीजिए। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। देखो, एक्यूपंक्चर इतना आसान है कि आपको डायग्नोसिस करने की भी जरूरत नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे आंख की बीमारी है, आपने UB18 दिमाग में आया, लगा दिया। तो लीवर का यांग ऑर्गन क्या होता है? नए बच्चे बताएंगे, हिम्मत और धीरज। लिवर का यांग ऑर्गन लंग सर है, पेरिकार्डियम सर। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, आप इसको रट लीजिए। मैंने कई बार लिख के भी दिया, कई बार लिखाया है ये तो, मैंने कई बार लिखवाया है। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि इसके बिगड़ ना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे मैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी का मतलब क्या है कि आपने गाड़ी तो ले ली 10 लाख रुपए की, सीट भी अच्छी लगा ली, उसमें लाइटें भी अच्छी लगा ली, पेट्रोल नहीं डलवा पेट्रोल नहीं डलवा तो बेकार है। पेट्रोल से चलेगी, मिट्टी का तेल नहीं चलेगा उसमें। गॉल ब्लैडर, हाँ गॉल ब्लैडर सही है, पर आपने देख के बताया, याद होना चाहिए। चलो एक एक करके करते हैं दोबारा से। लंग्स का यांग ऑर्गन बताइए, नए बच्चे बताएंगे, धीरज और हिम्मत। लंग्स का यांग ऑर्गन मैंने कई बार कराया है, 5-6 बार करा चुका हूं। आज आप दोनों का होमवर्क है, इसको लिख के आप अपने रूम पे चिपका दो और रट डालो। लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम सेंजियाओ, हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर गॉल ब्लैडर, स्प्लीन स्टमक, किडनी यूरिनरी ब्लैडर। रट लो, रट लो। देखो किडनी तो आसान है समझना, किडनी और यूरिनरी ब्लैडर कनेक्टेड है, लिवर और गॉल ब्लैडर कनेक्टेड है। अंदर जो इसकी एनाटॉमी अगर आप समझेंगे, जब एनाटॉमी कराऊंगा आगे जाके और कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लिवर और गॉल ब्लैडर एक ही चीज है। उसी तरह से लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन भी कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि जब लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। अक्सर लंग्स की प्रॉब्लम वालों को ये पेट खराब मिलेगा। समझ में आ रहा है? सर इन ऑर्गन्स का मतलब ये है कि अगर आपको मान लीजिए हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसके साथ ये रहेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम है। ये दोनों, ऐसा नहीं है अगर हस्बैंड को चोट लगी है तो वाइफ को भी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लंग्स ने लार्ज यिन और यांग का मतलब है कि अगर लंग्स में प्रॉब्लम आ गई है तो लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट हो सकता है, जरूर नहीं होगा। हार्ट में प्रॉब्लम है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देर सवेर प्रॉब्लम आ सकती है, अगर क्रॉनिक हो जाए तो। अगर हस्बैंड के पास पैसे नहीं है तो वाइफ के पास थोड़े बहुत पैसे रहेंगे तो वो खर्चा चलाती रहेगी, लेकिन अगर सालों तक हस्बैंड कमाए नहीं तो फिर वाइफ के पैसे भी खर्च हो जाएंगे, फिर वाइफ की भी हालत खराब हो जाएगी। फैमिली मेंबर है सर ये दोनों एक ही फैमिली मेंबर है, हस्बैंड वाइफ। समझ में आया? ये चीजें ना हमने बहुत इनिशियल क्लासेस में बहुत डिटेल में करी थी, पर आपको अगर अभी भी दिक्कत हो रही है तो मैं समझा देता हूँ। एक तो यिन यांग ऑर्गन आप बिल्कुल उंगलियों के ऊपर याद कर लीजिए। लंग लार्ज इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम सेंजियाओ, हार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर गॉल ब्लैडर, स्प्लीन स्टमक, किडनी यूबी। रट लेना है। धीरज जी वो मॉडल की तैयारी, वो मॉडल की बात की थी, वो डमी। हाँ सर, वो करके सर उनका नंबर है मेरे पास, मुझे भेज देना यार, जरा उनसे मंगा लेते हैं।
मैं भेज देता हूँ सर आपको नंबर से। सर इनमें यिन ये है, ये स्त्रीलिंग है ना? यिन स्त्रीलिंग है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यिन स्त्रीलिंग है और यांग मेल है, पुल्लिंग है। शिवानी पिताजी आए तो मुझसे जरूर बात कराना, बहुत जरूरी बात करनी है, बोलना बहुत जरूरी बात करनी है, अपॉइंटमेंट दे दें हमें थोड़ा सा। ओके सर। मैंने सुना आजकल वो अपॉइंटमेंट पे ही बात करते हैं, ऐसा क्या? अच्छा, यूबी 17, यूबी 18 तो पता लग गया जिगर लिवर, और ये 9th से है, ये इसकी खासियत है। 18 क्यों खासियत है क्योंकि यहाँ से पटरी बदल, आपने देखा ना, वो उस जंक्शन तक सही चलती है, सही चलती है गाड़ी, फिर मुड़ जाती है। आप कहते हो भाई ये जंक्शन है, यहाँ से गाड़ी, अब हरिद्वार वाली गाड़ी कई बार सहारनपुर से रास्ता बदलती है, तो आपकी गाड़ी 18 पे जाके चेंज हो गई, मेरिडियन नीचे आते 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 एक जंप करता है और फिर नीचे आता है। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, मैं बहुत जल्दी में आगे नहीं भागना चाहता, आपको ये बात सबको क्लियर हो गई? आगे चलें जी। तो यूबी 18 ऑन द 9th, तो यूबी 19 ऑन द कौन से थोरेसिक वर्टिब्रा पे होगा? 20 सर, 10 यूबी, अब देखो उल्टा, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। यूबी 18 ऑन द 9th, यूबी 19 ऑन द 10th थोरेसिक वर्टिब्रा, और लीवर के साथ यांग ऑर्गन है गॉल ब्लैडर, तो लीवर के इमीडिएट बाद गॉल ब्लैडर है। लीवर और गॉल ब्लैडर साथ साथ चलते हैं। तो अगर आपसे अचानक पूछा जाए यूबी 19 किसका बैकशू पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूबी 18 तो पता है जिगर मजबूत हो जाता है जवानी में, ये बात तो याद रहेगी, याद रहेगी। और जवान होता है 18 जी साल में आदमी कानूनी रूप से, वैसे तो कई बच्चे बड़े होके भी जवान नहीं हो पाते, दिमाग उनका नहीं होता डेवलप, पर 18 साल की उम्र में कानूनी रूप से हो जाता है। मतलब कानूनी रूप से अगर वो किसी की पिटाई करेगा तो वही जेल में जाएगा, उसका बाप नहीं जाएगा। और अगर 14 साल की उम्र में वो किसी की पिटाई करेगा तो उसका बाप जेल में जाएगा। ये बात पता है आपके, लीगली पता है कि नहीं? अगर मान लीजिए 14 साल का बच्चा स्कूटर चला रहा है, बाप ने उसको स्कूटर दे दिया, या 16 साल का बच्चा या 17.5 साल का बच्चा स्कूटर चला रहा है या गाड़ी चला रहा है और वो किसी को ठोक दे, तो सजा किसको होगी? उस बच्चे को होगी कि बाप को होगी? जिसकी स्कूटर है सर उसको होगी। जिस बाप को होगी। हाँ, जिसका स्कूटर है उसी को होगी ये। तो जो छोटे बच्चों को गाड़ी मत दे देना कभी गलती से, बड़े सजा नहीं बच्चे सर, को आज हैं। जुर्माना भी बहुत हैवी हो गया है। हाँ, और ये बहुत हैवी हो गया है, बड़ा काम, बड़ा खतरनाक है ये। यंग बच्चों को जो माँ बाप बड़ी शौक शौक में पकड़ा देते हैं ना गाड़ी, जा बेटा चला ले, ट्रायल मार ले जा, ये गड़बड़ ना करें। तो इसलिए 18 में जवान, और 18 में जवान हो गया, जिगर मजबूत हो गया, तो जिगर लिवर 18 हो गया, 18 में लिवर यूबी 18 हो गया। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं जिंदगी में। और लिवर के साथ गॉल ब्लैडर, नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, भूलोगे। सेक्शन आर्टिकल 18 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 क्या है, कोई बता सकते हैं? हिम्मत सिंह जी बता सकते हैं, वकील हैं, वो हैं, फौज में हैं। आर्टिकल 14 क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 18 क्या है? समता का अधिकार सर, हैं? समता का अधिकार। आर्टिकल राइट ऑफ इक्वेलिटी, बराबर हो गए। क्यों? हाँ लिवर, जी जी। देखिए यहाँ भी 18 हो गया, राइट ऑफ इक्वेलिटी, हम सब बराबर हैं कानून की नजर में। हिम्मत सिंह जी कमाल कर दिया आपने, वैसे यार नॉलेज है आपको।
नहीं आर्टिकल बिल्कुल 18। सर, 10 है और 18 में यही है, आर्टिकल 14 एंड 18 तक आर्टिकल इसी के 14 रिलेटेड। इक्वेलिटी है एंड राइट टू स्पीच भी है। हाँ हाँ हाँ। तो आर्टिकल 18 नहीं, यूबी 18 कानून और एक्यूपंक्चर को एक साथ पढ़ा सकता हूं मैं। सो यूबी 18 लीगल एडवाइजर है सर, लीगल एडवाइजर भी एक, ये बोल सकते हो सर आप। एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस होती है, आपको शायद पता नहीं है, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बड़े बड़े डॉक्टर्स को नहीं समझ में आती। हिम्मत को तो पता होगी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। ये जो कोई केस हो जाए या आपके पास कोई ऐसा केस आ जाए चोट लगवा के, हालांकि आप एंटाइटल्ड नहीं हो, लेकिन थोड़े बहुत बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। आपने हाथ नहीं लगाना है उसको, कभी पट्टी करने बैठ जाओ। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, कोई रेप विक्टिम आ जाए, कोई रेप विक्टिम से आपका पाला पड़ जाए, तो आपने उसको टच नहीं करना है, गलती से भी टच नहीं करना। यू विल बी इन ए बिग ट्रबल, बिग बिग ट्रबल। सो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, और हर डॉक्टर को उसका उसकी लिमिटेशन और उसके अधिकारों का पता होना चाहिए। और मैं गारंटी से कह सकता हूं 99.99% आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, एक्यूपंक्चर डॉक्टर को मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का नाम भी नहीं पता होगा कि मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। किस तरह से एक डॉक्टर को लोग फंसा देते हैं, आपको पता है, पीछे कई केस हो चुके हैं। एक्यूपंक्चर और ये सब डॉक्टरों को फंसा देते हैं कई बार लोग खुद आके ना। वो बोलते जी ऐसा है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमारे साथ चल लो जरा, पेशेंट बीमार है। तो इस तरह की ठगबाजी में बचना है, और बेमतलब में पेशेंट को हाथ नहीं लगा देना। अगर आपको लगता है कि कोई भी सुसाइड केस है या इस तरह का केस है, आपको वहां टच, आपका कोई रोल ही नहीं है। सो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, उससे आप बहुत बचे रहोगे। कभी जिंदगी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी होने में देर भी नहीं लगती। पता नहीं होता आपके आसपास के लोग कितना चिड़े हुए हैं आपसे, आपकी सक्सेस से, आपके प्रोफेशनल सक्सेस से प्रोफेशनल राइवलरी हो जाती है। आपके प्रोफेशन के लोग ही आपसे चिढ़ जाते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर आपसे चिढ़ जाते हैं, और वो इस चक्कर में लगे रहते हैं कि किस तरह से आपको परेशान किया जाए, आपको बर्बाद किया जाए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड बी नॉलेजेबल एनफ। नॉलेज होनी चाहिए, मेडिकल की नॉलेज तो होनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक लीगल नॉलेज होनी चाहिए कि आपके क्या लिमिटेशंस। सो यूबी 19 इज गॉल ब्लैडर। उसके बाद 19 होता है 10th पर, और 20 यूबी 20 होगा 11th पर। सो लिवर, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के बाद देखिए खाना कैसे जाता है। लिवर में पहले जाता है, लिवर में जब चला जाता है वहां पे स्टोर हो जाता है, वहां बाइल से मिलता है गॉल ब्लैडर के, खाना हजम होने की प्रक्रिया बनती है, और फिर खून बनना शुरू होता है। आपको पता है खून कहाँ बनता है? स्प्लीन में बनता है। स्प्लीन यानी प्लीहा बोलते हैं शायद हिंदी में। तो स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहा जाता है। खून को बनाती है और खून को स्टोर भी करती है, थोड़ा सा इमरजेंसी ब्लड भी रखती है। हाँ? स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी का कहते हैं, और लिवर को किचन ऑफ द बॉडी कहते हैं। लिवर जो है खाना बनाती है, खाने के चीजों को हजम करने में हेल्प करती है। सारा खाना आपका लिवर के थ्रू जाता है। आप घर में जो भी चीज लाते हैं पहले किचन से होके जो गुजरती है आपके पेट में। आप पराठे खाते हैं, आप समोसा बनाते हैं, आप इडली जो भी बनाते हैं वो पहले किचन में जाएगा, प्रोसेस्ड होगा, बनेगा अच्छे तरीके से, आपका डाइजेस्टिबल फॉर्म में आएगा। जो खाने लायक नहीं है उसको काट के अलग कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, और बाकी खाना आपके पेट में जाएगा। यही लिवर भी करता है, पहले जब जो भी खाते हैं वो खाना स्टमक से हजम होके थोड़ा बहुत पतला बन के चाइम बनाता है, CHYME चाइम, चाइम बना के वो लिवर में जाता है। लिवर वहां पे प्रोसेस करता है सारे फूड को। प्रोसेस करने के बाद खून बनता है, और खून बनता है कहाँ? स्प्लीन में। तो लिवर गॉल ब्लैडर के बाद नंबर आएगा स्प्लीन का। तो लिवर 18, गॉल ब्लैडर 19, और स्प्लीन इज 20।
18, 19, 20। 18 होता है 9th पे, 19 होता है 10th पे, और 20 होता है 11 पे। थोरेसिक वर्टिब्रा 11। तो UB20 अगर स्प्लीन की प्रॉब्लम आती है, और स्प्लीन इज कनेक्टेड विद डायबिटीज, तो डायबिटीज की जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको आपने थोरेसिक 11 से ट्रीट करना है। अब अगर इसमें यहां पर आप प्रेशर भी करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। तो अगर जब भी प्रेशर करना है आपने स्पाइन पे प्रेशर जरूर देना है। बिना स्पाइन पे प्रेशर दिए आप रिजल्ट नहीं ले सकते अच्छे, क्योंकि बैक शू पॉइंट सारे ऑर्गन के, सारे इंटरनल ऑर्गन के बैक शू पॉइंट कहां पर टिके हुए हैं? स्पाइन पे। तो हर इंटरनल ऑर्गन जिसको भी ठीक करना है, अगर उससे कनेक्टेड ऑर्गन आप ठीक कर रहे हैं, और स्प्लीन इज कनेक्टेड विद लिप्स, अगर लिप्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्प्लीन यानी 11th यूबी थोरेसिक 11 को डॉर्सल भी बोलते हैं, थोरेसिक को डॉर्सल वर्टिब्रा भी बोलते हैं। D11 या T11 इज सेम थिंग। कभी कभी आप जब MRI रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है T11, T10, T4, कंप्रेशन है T4, तो वो है डॉर्सल या थोरेसिक वर्टिब्रा। अब थोरेसिक वर्टिब्रा को कैसे मेजर करेंगे, कैसे नापेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? T11 कहाँ है, T4 कहाँ है, T5 का, ये प्रैक्टिकल है। जब आप प्रैक्टिकल्स के लिए मेरे पास आने शुरू होंगे, अभी तो आपको इन तीनों के प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, तो आप लोगों को कुछ पॉइंट लगाने सिखाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर प्रॉपर एनाटॉमिकल फीचर्स के साथ आपको बैक के पर मैं समझाऊंगा कि कैसे थोरेसिक वर्टिब्रा को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि बिना उसको आइडेंटिफाई करें आप ट्रीटमेंट नहीं लगा सकते, और इसके लिए जरूरत पड़ती है एनाटॉमी की। आपको बेसिक एनाटॉमी स्केलेटल सिस्टम आना चाहिए, और स्केलेटल सिस्टम के लिए हम डमी का इंतजाम कर रहे हैं, मैंने धीरज जी को बोल रखा है, तो वो आ जाएगी तो फिर आपको वो भी हो जाएगा। दूसरी बात है, आपकी बुक्स भी आ गई हैं जो हिंदी वाली है, वो बुक्स भी अब आपको मिल जाएगी, खासकर जो एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं उनको तो तुरंत मिल जाएगी, और बाकी लोगों को और 2-4 दिन वेट करना पड़ सकता है। तो UB 18, 19, 20 इज स्प्लीन। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है? आज किरण ने जुड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई अब इंडिकेशन बताइए, UB20 के क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं? UB20 बैक शू पॉइंट है स्प्लीन का, तो क्या क्या इंडिकेशन आपकी नजर में है ऐसे हो सकते हैं? मे बी सर एलर्जी। हाँ, गुड 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 ऑब्जर्वेशन। एलर्जी हो सकती है, बिकॉज एलर्जीज आर कनेक्टेड विद स्प्लीन। स्प्लीन इज आल्सो कनेक्टेड विद इम्यूनिटी, तो एलर्जीज के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक ट्राई है। और बताइए, नए बच्चे कौन है? नए बच्चे धीरज है, धीरज बताएंगे। कोई भी पेट की बीमारी होती है जिसको कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, पेट के डॉक्टर को क्या कहते हैं? सब बताएंगे, नए पुराने सब बच्चे बताएंगे, पेट के डॉक्टर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? गैस्ट्रोलॉजिस्ट। हैं? गैस्ट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट। वेरी गुड। हिम्मत जी की नॉलेज बहुत अच्छी है भाई, धीरज मानना पड़ेगा। शैतान तो हैं ये, थोड़े शैतानी तो करते हैं ये। इनकी शिकायत तो मैं पक्का करूंगा एक बार कोर्स खत्म हो जाए। अरे हिम्मत सिंह जी, मैं आपकी शिकायत पक्का करूंगा आपके डिपार्टमेंट में आगे। आपके जो भी ACP DCP होंगे ना, उनको एक बार जाके मिलूंगा, ये शैतान बच्चा है। मीटिंग करवाता हूँ सर, 1-2 IPS आपकी मैं एक बार। मीटिंग करवा दो। तो क्या कह रहे थे? हाँ, इनकी नॉलेज अच्छी है, हिम्मत जी की नॉलेज बहुत अच्छी है। तो इसमें सर गैस्ट्रो सब ज्यादा है। खासकर ये IPS लोग है ना, इनका गैस्ट्रो तो ही है। नहीं समझा नहीं, मैं क्या समझा नहीं।
मैं कह रहा हूँ सर, ये पुलिस के जो अफसर हैं इनको पेट संबंधी समस्या तो अरे सबको है, ये मानो। अरे भाई सबको है। आज के टाइम में ये पानी की दिक्कत है या नमक की दिक्कत, आई डोंट नो, 80-90% लोग जो है ना पेट की समस्याओं से पीड़ित हो गए। मतलब ऐसा एक भी अगर आप मतलब कभी प्रैक्टिस में बैठो तो आप आंख बंद करके बोल दो यार आपका पेट खराब है, आप मतलब ऐसी ऐसी एक ना वो मार दो, तुक्का मार दो कि यार सर आपका पेट खराब रहता है क्या, बोले यार बड़ा परेशान। ये सर एक एग्जांपल दूंगा मैं, ये एक हमारे यहाँ लोकल सरपंच हैं, और वो बाबा जी हैं, मतलब एक मंदिर के पुजारी हैं, वो सरपंच हैं करंट में हमारे। मैं उनके पास मिलने गया ऐसे ही, मैंने उनको देख के, वो क्योंकि ज्यादा टाइम वो बैठे रहते हैं और चाय वो इतनी पीते हैं, मैंने कहा सर चाय कितनी पीते हो? उन्होंने मेरे को ये नहीं कहा कि भाई 2 कप 3 कप, उन्होंने कहा मैं पी लेता हूँ 2-3 किलो चाय डेली। 2-3 किलो, माय गॉड। हाँ भाई। फिर मैंने उसको बताया, मैं सर आपको तो कब्ज होगी। बोले यार ये कैसे पता लगा आपको? मैं तो गोली लेता हूँ डेली सुबह। हाँ बोले सही हाँ, पहचाना आपने। ये कॉमन सेंस है, हिम्मत सिंह की कॉमन सेंस बहुत तेज है, मैंने देखा, पहले भी देखा है, इंटेलिजेंस लेवल बहुत अच्छा है हिम्मत का, मजाक नहीं। हिम्मत सिंह का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत तेज है, अच्छा है। ये कॉमन सेंस है, ये डॉक्टर के अंदर कॉमन सेंस होनी चाहिए। अगर कॉमन सेंस होती है डॉक्टर के अंदर तो बहुत सारी बातें बिना जाने भी आप ऐसे बोल देते हो। एक वैद्य जी के पास कोई लड़का काम करता था, तो वो वैद्य जी के साथ करते करते 10-12 साल हो गए, तो वो भी आधा वैद्य बन जाता है, आपको पता ही है। कोई अगर वैद्य के साथ डॉक्टर के साथ काम करे तो डॉक्टर से बड़ा डॉक्टर हो जाता है वो तो एक बार किसी ने बुलाया कि भाई जी जरा चलो, हमारे पिताजी के पेट में दर्द है। तो गए वैद्य जी, उन्होंने कहा भाई दूध पिला दो इनको 1 गिलास, पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो दूध पिला दिया, पेट का दर्द ठीक हो गया 5 मिनट में। तो जब बाहर आए तो उस लड़के ने बोला वैद्य जी आपने कैसे ये पेट का दर्द कैसे ठीक कर दिया दूध पिला के? बोले यार मैंने ना उसकी खाट के नीचे झांक के देखा, आम रखे थे, आम की गुठलियां रखी थी बहुत सारी, तो मैं समझ गया ये आम खाए हैं इसने खूब सारे डटके, और इसके हजम नहीं हो रहे, और तो आम को हजम करता है दूध। तो मैंने 1 गिलास दूध दे दिया, ठीक हो गया वो, उसका हजम हो गया आम। अब उसने लड़के ने कर ली बात नोट कि भैया ध्यान से देखना जो भी चीज है। तो ये खत्म होने वाला है हमारा सेशन, 1 मिनट बच गया, स्टोरी मैं जल्दी से पूरी कर दूं। तो एक बार वैद्य जी गए हुए थे गांव के बाहर, तो लोग आए उसको बुला के ले गए, भाई वैद्य जी नहीं आप ही चलो, हमारे यहाँ किसी के पेट में दर्द हो रहा है। तो उसको ले गए, उसने बोला जी वैद्य जी की बात ध्यान आ गई, ध्यान से देखना है। उसने ध्यान से देखा, बोला जी इसने तो घोड़ा खा लिया। कह रहे कैसे घोड़ा खा लिया? बोला यार घोड़े की काठी लटकी हुई है, घोड़ा है नहीं। तो मैंने मैंने अंदाजा लगा लिया कि घोड़ा खाया है इसने। तो लो उसकी तो हो गई बेचारे की पिटाई। तो गांव में लोग गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं, सर पे भी जल्दी बैठा लेते हैं। तो इसलिए ये कॉमन सेंस जो है डॉक्टर की बहुत अच्छी, बहुत जरूरी है। तो ये जो हिम्मत सिंह ने जो कॉमन सेंस बताई है ना कि भाई मैंने अगर दो पहले तीन उनको ये किलो दूध अगर 2-3 किलो चाय पी लेगा कोई आदमी तो खुश्की, खुश्की देसी भाषा में उसको बोलते हैं गांव में, खुश्की हो जाती है। खुश्की होने का मतलब ये है कि ब्लड जो है बहुत एसिडिक हो जाएगा और वो बहुत कॉन्स्टिपेटेड होगा। 5 मिनट का ब्रेक वो लेते हैं, 5 मिनट बाद मिलते हैं। ओके सर।